Hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we are going to start the next topic in the chapter bending stresses. Bending stresses का next topic हम start कर रहे हैं. And the next topic is bending stress in composite beams. So in the today's class we are going to discuss about bending stresses in composite beams. Now composite beams क्या होता है ये already हमें पता है. Composite beam is a beam which is made up of two or more than two materials विच आर प्लेस्ड फेस टू फेस हमने दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को प्लेस किया है. इस टाइप के बीम्स को क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट बीम्स. नाउ एक और कंडीशन देखा था हमने कॉम्पोजिट बीम्स का, दैट द मटेरियल्स आर फिक्स्ड फेस टू फेस विद अ परफेक्ट बॉन्ड. देयर इज अ परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन द मटेरियल फेस टू फेस. बट हियर इन दिस केस दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस इन कॉम्पोजिट बीम, यहाँ पे हम दो केसेस कंसिडर करने वाले हैं. केस नंबर 1 में देखेंगे when two materials are placed one over the another without any bond in between them. अगर दो मेंबर्स को आपने प्लेस किया हुआ है और उन दोनों के बीच में देयर इज नो बॉन्ड एंड इस असेंबली पे अगर आप मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से कैसे स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, स्ट्रेसेस का वेरिएशन कैसा आ रहा है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड सेकेंड केस में देखेंगे व्हेन टू मेंबर्स आर प्लेस वन ओवर द अनदर एंड देयर इज अ परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन द मेंबर्स. उस केस में अगर हम बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से स्ट्रेसेस का वेरिएशन आता है, किस तरीके से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो फर्स्ट लिखिए आप इसमें केस नंबर 1, टू बीम्स आर केप्ट वन ओवर द अनदर विदाउट एनी कनेक्शन. सो इन दिस केस टू बीम्स को हमने क्या किया, जस्ट प्लेस किया एक दूसरे के ऊपर, उन दोनों के बीच में देयर इज नो कनेक्शन. नाउ सपोज this is beam number 1 and suppose this is beam number 2 and these two beams are placed just one over the another. ठीक है, there is no bond. This beam number 1, this is beam number 2, these are placed just over the another. इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है. एंड अगर इस असेंबली पे हमने एक मोमेंट अप्लाई किया लाइक दिस, नाउ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस मोमेंट क्या होने वाला है, देयर इज नो बॉन्ड इन बिटवीन द टू मेंबर. दो मेंबर्स के बीच में अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो these two members will going to bend independently. इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट बेंडिंग होगा. मतलब मेंबर नंबर 1 इंडिपेंडेंटली बेंड होगा, उसके टॉप सरफेस पे टेंशन आएगा, बॉटम सरफेस पे कंप्रेशन आएगा. मेंबर नंबर 2 इंडिपेंडेंटली बेंड होगा, उसके टॉप सरफेस पे टेंशन आएगा, बॉटम सरफेस पे कंप्रेशन आएगा. क्यों? क्योंकि हमने मोमेंट कैसा लगाया, सेगिंग मोमेंट लगाया. नाउ यहाँ पे देयर इज नो बॉन्ड, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस इंटरफेस पे दोनों मटेरियल्स के बीच में स्लिपिंग होगा. इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने शियर स्ट्रेस पढ़ना स्टार्ट किया था. सो देयर इज नो बॉन्ड इन बिटवीन द टू मेंबर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लिपिंग होगा एंड बोथ द मेंबर्स आर गोइंग टू बेंड इंडिपेंडेंटली. दोनों इंडिपेंडेंटली बेंड होंगे अबाउट देयर ओन न्यूट्रल एक्सिस. ये अपने न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेंड होगा, मेंबर नंबर 2 अपने न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेंड होगा. सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका डिफ्लेक्टेड शेप, सो द डिफ्लेक्टेड शेप विल बी लाइक दिस. मेंबर नंबर 2 क्या हुआ, इंडिपेंडेंटली बेंड हुआ, मेंबर नंबर 1 इंडिपेंडेंटली बेंड हुआ. So this is deflected shape of member number 1, this is deflected shape of member number 2. अब यहाँ पे देखिए मेंबर नंबर 1 की टॉप सरफेस में क्या आया है, कॉम्प्रेशन आया, तो इसका लेंथ कितना हो गया, L माइनस डेल्टा L. इफ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर वॉज L, सो कॉम्प्रेशन की वजह से जो टॉप सरफेस है उसमें कितना क्या हो गया लेंथ, इट इज L माइनस डेल्टा L. बॉटम सरफेस का लेंथ कितना हो गया है, मेंबर 1 के बॉटम सरफेस का लेंथ हो गया L प्लस डेल्टा L. सिमिलरली जो मेंबर नंबर 2 है उसके टॉप सरफेस का लेंथ हो गया L माइनस डेल्टा L डैश और बॉटम सरफेस का लेंथ हो गया L प्लस डेल्टा L डैश. ठीक है, सो मेंबर नंबर 1 क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली बेंड हो रहा है, उसके टॉप में कॉम्प्रेशन आ रहा है, बॉटम में टेंशन आ रहा है. मेंबर नंबर 2 इंडिपेंडेंटली बेंड हो रहा है, उसके टॉप में कॉम्प्रेशन आ रहा है, बॉटम में टेंशन आ रहा है. अब ये जो इंटरफेस है मेंबर नंबर 1 एंड मेंबर नंबर 2 का, इस पे क्या हो रहा है, इस पे दोनों मेंबर में स्लिपिंग हो रहा है. देखिए दोनों मेंबर की लेंथ अलग अलग हो गई. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों मेंबर्स में स्लिपिंग हो रहा है. सेकेंड थिंग, अब देखिए मेंबर नंबर 1 के टॉप सरफेस में कॉम्प्रेशन है, बॉटम सरफेस में टेंशन है. दैट मीन्स यहाँ पे कोई एक ऐसा फाइबर होगा जिसकी की लेंथ में देयर विल बी नो चेंज. ठीक है, सो ये जो टॉप सरफेस का लेंथ कितना हो गया, L माइनस डेल्टा L, बॉटम सरफेस का लेंथ है L प्लस डेल्टा L. तो अलोंग द डेप्थ आपको एक ऐसा फाइबर मिलेगा जिस फाइबर का लेंथ कितना होगा, इक्वल्स टू द ओरिजिनल लेंथ, दैट इज L. इस फाइबर को हम क्या बोलते हैं, इस फाइबर को बोलते हैं न्यूट्रल फाइबर. सो दिस इज न्यूट्रल फाइबर फॉर मेंबर नंबर 1.
सिमिलरली मेंबर नंबर 2 का जो टॉप फाइबर है उसका लेंथ कितना है, एल माइनस डेल्टा एल डैश, बॉटम फाइबर का लेंथ है एल प्लस डेल्टा एल डैश। तो यहाँ पे भी आपको एक फाइबर ऐसा मिलेगा जिसका लेंथ कितना होगा, जिसका लेंथ होगा इक्वल्स टू एल। सो दिस इज न्यूट्रल फाइबर फॉर मेंबर नंबर 2। ये क्या आ गया, न्यूट्रल फाइबर आ गया मेंबर नंबर 2 का, इसका लेंथ कितना है एल। सो इन दिस केस व्हेन टू मेंबर्स और टू या दो से ज्यादा मेंबर्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर प्लेस है एज इट इज विदाउट एनी बॉन्ड इन बिटवीन देम, वहां पे क्या होगा, आपको मोर देन वन नंबर ऑफ न्यूट्रल फाइबर मिलेंगे, मोर देन वन नंबर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिलेगी। जितने मेंबर्स होंगे उतने नंबर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिलेगी एंड एवरी मेंबर विल बेंड अबाउट इट्स ओन न्यूट्रल एक्सिस। हर मेंबर में क्या होगा, उसकी अपनी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगा। अगर आप अलोंग द लेंथ देखेंगे तो दिस इज the neutral fiber for member number 1 and this is the neutral fiber for member number 2. So this is neutral fiber number 1, this is neutral fiber number 2. Now since ये जो दोनों members है, these two members are getting bended about their own neutral axis, तो इन दोनों members का जो radius of curvature होगा that should be different. So if I see, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि this is R1. So member number 1 है वो R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर के अबाउट बेंड हो रहा है और मेंबर नंबर 2 जो है वो R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर के अबाउट बेंड हो रहा है एंड R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इन दिस केस। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी केस पढ़े हैं उसमें क्या होता था, मेंबर इज गेटिंग एज अ होल। इन द केस ऑफ प्योर बेंडिंग R क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था, बट हियर इन दिस केस मेंबर नंबर 1 के बेंड हो रहा है अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, मेंबर नंबर 2 बेंड हो रहा है अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ठीक है, समझ में आया आपको इतना क्या हो रहा है अभी तक। नाउ इसमें एक नोट लिखिए, प्लीज राइट डाउन अ नोट। इफ टू बीम्स आर केप्ट वन ओवर अनदर विदाउट एनी कनेक्शन, देन ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट बोथ द बीम्स आर गोइंग टू बेंड इंडिपेंडेंटली अबाउट टू सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ द मेंबर विल गेट बेंड अबाउट देयर ओन न्यूट्रल एक्सिस। के नीचे लिखिए, इन सच केस देयर विल बी टू न्यूट्रल एक्सिस वन पासिंग थ्रू ईच बीम। ठीक है, इन सच केस क्या होगा, देयर विल बी टू न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे दो न्यूट्रल एक्सिस होगी, वन पासिंग थ्रू ईच बीम। नाउ अब देखिए, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, मुझे ये कैलकुलेट करना है कि ये जो मोमेंट m अप्लाई किया है, इस मोमेंट की वजह से मेंबर नंबर 1 में कितना स्ट्रेस आ रहा है, मेंबर नंबर 2 में कितना स्ट्रेस आ रहा है। सो अगर इस केस के लिए आप बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन देखेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेस विल वेराई इंडिपेंडेंटली फॉर मेंबर नंबर 1 एंड मेंबर नंबर 2। मेंबर नंबर 1 में क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस विल वेराई लीनियरली विद 0 एट न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट टॉप एंड बॉटम। जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल एक्सिस पे कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा है, टॉप में मैक्सिमम स्ट्रेंथ आ रहे हैं, बॉटम में मिनिमम स्ट्रेंथ आ रहे हैं। फिर नीचे वाले में अगेन टॉप में क्या आ रहा है, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन आ रहे हैं, बॉटम में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेन आ रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो मेंबर नंबर 1 के लिए इंडिपेंडेंटली होगा, मेंबर नंबर 2 के लिए इंडिपेंडेंटली स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। सो द स्ट्रेस डायग्राम विल बी लाइक दिस। दिस इज बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन फॉर मेंबर नंबर 1, दिस इज सिग्मा मैक्स फॉर द मटेरियल नंबर 1। नाउ मटेरियल नंबर 2 के लिए देखेंगे तो मटेरियल नंबर 2 के लिए बेंडिंग स्ट्रेस विल वेराई इंडिपेंडेंटली विद 0 एट न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट टॉप एंड बॉटम। तो यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन इंडिपेंडेंटली आ रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस फॉर मटेरियल नंबर 2। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम स्ट्रेस इन मटेरियल नंबर 1 एंड मटेरियल नंबर 2, so sigma max 1 this is equals to m1 upon I1 into y max 1। ठीक है, now what is this m1? m1 is the मोमेंट रजिस्टर्ड बाय मेंबर 1। ये मोमेंट m आपने लगाया ना यहाँ पे। नाउ इस m मोमेंट का कुछ पार्ट मेंबर नंबर 1 बियर करेगा, कुछ पार्ट मेंबर नंबर 2 बियर करेगा। तो m1 इज द मोमेंट विच इज रजिस्टर्ड बाय मेंबर नंबर 1 एंड m2 इज द मोमेंट विच इज रजिस्टर्ड बाय member number 2. So if you want to calculate sigma max 2, this will be equals to m2 upon I2 into y max 2। ठीक है, so sigma max 1 and sigma max 2 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, m1 and m2 का कैलकुलेट करना है। Now if you want to calculate m1 and m2, पहले देख लेते हैं what is m1। So m1 is the moment registered by beam 1
and M2 is moment registered by beam 2. Now since ये जो assembly है, this assembly is a parallel connection, this is a parallel connection, that is why we can write that M1 plus M2 is equals to M. ये क्या मिल गया हमको, एक इक्वेशन मिल गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ इस M1 M2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक और इक्वेशन चाहिए, दैट इज एक कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन चाहिए. नाउ इफ यू वांट टू डेवलप कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन, आप कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय R1 एंड R2. नाउ इसके लिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे. देखिए ये जो R1 एंड R2 है, इसकी वैल्यू इज वेरी लार्ज. दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 मीटर, 600 मीटर, 1000 मीटर्स इवन. देखिए जहाँ पर भी प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर्स की बात की जाती है, तो प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर में जो बेंडिंग है वो बहुत ही माइल्ड बेंडिंग होता है. सपोज दिस इज द ओरिजिनल अलाइनमेंट ऑफ द मेंबर, ये ओरिजिनल अलाइनमेंट है. दिस इज फ्लैट, दिस इज हॉरिजॉन्टल. इसका रेडियस कितना होगा, इनफाइनाइट. नाउ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड, इसमें जो बेंडिंग होता है या डिफॉर्मेशन होता है, दैट आर वेरी माइल्ड. सपोज दिस इज द डिफॉर्मेशन. नाउ ये डिफॉर्मेशन होने के बाद जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कितना आएगा, दैट विल बी वेरी 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 लार्ज. ठीक है, ये डिफॉर्मेशन क्या है, दिस डिफॉर्मेशन इज वेरी माइल्ड. इसकी वजह से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बहुत ही ज्यादा होगा. नाउ अगर इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप कंपेयर करें विद द डेप्थ, सपोज दिस इज अ मेंबर एंड मेंबर नंबर 1 का जो डेप्थ है दैट इज D1, मेंबर नंबर 2 का डेप्थ है D2. ठीक है, मेंबर नंबर 1 का डेप्थ है D1, मेंबर नंबर 2 का डेप्थ है D2. सो अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को डेप्थ से कंपेयर करोगे तो डेप्थ इज वेरी 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 स्मॉल. आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो प्रैक्टिकली जो डेप्थ होता है वो होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 300 mm, 400 mm, 500 mm. ठीक है, कुछ केसेस में 600 भी जाता है, बट 300 to 600 दिस इज द प्रैक्टिकल रेंज ऑफ डेप्थ. वेयर एज जो रेडियस है, दैट रेडियस इज वेरी 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 हाई. इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 मीटर to 1000 मीटर. सो अगर आप रेडियस को डेप्थ से कंपेयर करोगे तो रेडियस बहुत ही बड़ा क्वांटिटी एंड डेप्थ बहुत ही छोटा क्वांटिटी है. अब यहाँ पे आप देखिए R1 एंड R2 में रिलेशन. इफ यू राइट अ रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2, सो आप लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू R1 प्लस D1/2 प्लस D2/2. यही होगा. R2 इज इक्वल टू R1 प्लस ये D1/2 हो गया, ये D2/2 हो गया. सो R2 इज इक्वल टू R1 प्लस D1/2 प्लस D2/2. नाउ यहाँ पे ये जो D1/2 एंड D2/2 ये वैल्यूज है, दीज आर वेरी स्मॉल वैल्यूज एज कंपेयर टू R1 एंड R2. सो यू कैन राइट दैट R2 इज नियरली इक्वल टू व्हाट, R1. यहाँ से आपको आपका सेकेंड कंडीशन मिल सकता है, दैट इज द कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन, that is R1 is nearly equals to what, R2. Now we know that by equation of pure bending, क्या होता है प्योर बेंडिंग का इक्वेशन, दैट इज सिग्मा बाय y इज इक्वल्स टू m बाय i इज इक्वल्स टू e बाय r. तो मैं ये दोनों टर्म्स को ले रहा हूँ. सो आई कैन राइट r इज इक्वल्स टू ei बाय m. सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट e1 i1 अपॉन m1, दिस इज इक्वल्स टू E2 I2 अपॉन M2. ठीक है, सो E1 I1 अपॉन M1, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, E2 I2 अपॉन M2. नाउ यहाँ से आपको क्या मिल गया, आपको दो इक्वेशंस मिल गई. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, M1 एंड M2. यहाँ से आपके पास अगर M1 M2 आ जाता है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, सिग्मा मैक्स 1 एंड सिग्मा मैक्स 2 के आप वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस वन न्यूमेरिकल ऑन दिस केस. प्लीज राइट दिस न्यूमेरिकल. नाउ देखिए क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में, अ सिंपली सपोर्टेड बीम मेड अप ऑफ 2 वुडन प्लैंक. सो दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, इट इज मेड अप ऑफ 2 वुडन प्लैंक. दिस इज प्लैंक नंबर 1, दिस इज प्लैंक नंबर 2 ऑफ सेम वेट रेस्टिंग वन अपॉन द अनदर विदाउट कनेक्शन. सो ये दो प्लैंक्स है, दीज आर रेस्टिंग वन अपॉन द अनदर एंड देयर इज नो कनेक्शन इन बिटवीन दीज टू प्लैंक्स. The upper plank is 2/5 the thickness as compared to the lower plank. तो lower plank का thickness और depth is D. Upper plank का जो thickness है that is 2D/5. The assembly is loaded with a UDL over the entire span. You have to determine the ratio of maximum stress developed between the top and bottom plank. So आपको क्या बताना है, what is the ratio of maximum stress developed between top and bottom plank? That is sigma max 1 upon sigma max 2. ये आपको बताना है.
सिग्मा मैक्स 1 अपॉन सिग्मा मैक्स 2। नाउ अभी हमने देखा फॉर्मूला मोमेंट कैलकुलेट करने का, सो वी कैन राइट दैट E1 into I1 upon M1 दिस इज इक्वल्स टू E2 into I2 अपॉन M2। ठीक है, ये अभी हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया यहाँ से। सो E1 into I1 अपॉन M1 दिस इज इक्वल्स टू E2 into I2 अपॉन M2। यहाँ से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो सिंस बोथ दी मेंबर्स, मेंबर नंबर 1 एंड मेंबर नंबर 2, बोथ दी मेंबर्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, वुड, दोनों वुड से ही मिलके बने हैं, तो दोनों मेंबर्स के लिए द वैल्यू ऑफ कैपिटल ई विल बी सेम। सो कैपिटल ई क्या है, दोनों मेंबर्स के लिए सेम है, सो E1 विल बी इक्वल्स टू E2, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, दैट इज I1 अपॉन M1 दिस इज इक्वल्स टू I2 अपॉन M2। सो we know that M by I is equals to sigma by Y. From here you can write I by M, this is equals to Y by sigma. So Y1 upon sigma 1 is equals to Y2 upon sigma 2. If you put the value of Y max, so यहाँ से आप लिख सकते हैं Y max 1 upon sigma max 1, this is equals to Y max 2 upon sigma max 2. Now what is Y max 1? Y max 1 is the distance of the fiber, distance of the farthest fiber from neutral axis. So neutral axis से farthest fiber का distance बताइए। अगर यहाँ पे हम neutral axis बनाएं, so this is neutral axis for member number 1 and this is neutral axis for member number 2, or you can say neutral fiber for member number 2. So इसके लिए बताइए what is the value of Y max? सो वाई मैक्स का वैल्यू हो जाएगा फॉर मेंबर नंबर 1 इज 2d अपॉन 5 बाई 2, दैट इज d बाई 5, एंड मेंबर नंबर 2 के लिए वाई मैक्स का वैल्यू हो जाएगा दैट इज वाई मैक्स 2, दिस इज इक्वल्स टू d बाई 2। सो यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ वाई मैक्स 1 एंड वाई मैक्स 2, सो सिग्मा मैक्स 1 अपॉन सिग्मा मैक्स 2 कितना हो जाएगा, इट इज वाई मैक्स 1 अपॉन वाई मैक्स 2। So sigma max 1 upon sigma max 2, this is equals to y max 1 की वैल्यू हो गई d by 5, y max 2 की वैल्यू हो गई d by 2। So sigma max 1 upon sigma max 2, this is equals to nothing but 2 by 5. 2 by 5 that is 0.4. So the correct answer is 0.4, that is C. समझ में आया किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है? ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल। M1 एंड M2 की हेल्प से आप निकाल सकते हैं व्हाट, सिग्मा मैक्स 1 एंड सिग्मा मैक्स 2। नाउ प्लीज गिव हेडिंग केस नंबर 2। नाउ वी विल डिस्कस केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 1 में क्या था, व्हेन देयर वाज नो बॉन्ड बिटवीन द टू मेंबर्स। नाउ केस नंबर 2 में क्या डिस्कस करेंगे, व्हेन देयर इज अ परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन द टू मेंबर्स। सो केस नंबर 2 इज टू बीम्स आर connected one over another rigidly. ठीक है, so in this case two beams are connected one over the another and there is a perfect bond, that is there is rigid connection. So if we consider this case, so these are the two members which are placed one over the another, this is wood and this is steel, इन दोनों के बीच में क्या है, there is a perfect bond. नाउ यहाँ पे आप कोई से भी दो मेंबर, दो मटेरियल्स को ले सकते हैं। मैंने सिर्फ वुड और स्टील को इसलिए लिया है कि आपको क्लियरली ये चीज़ इंडिकेट हो कि अ वीकर मटेरियल इज जॉइंड विद अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल, वुड इज वीक एंड स्टील इज स्ट्रॉन्ग। सो वीकर मटेरियल को जब स्ट्रॉन्गर मटेरियल के साथ में ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, जब वीकर मटेरियल से आप स्ट्रॉन्गर मटेरियल में जाएंगे तो किस तरीके से स्ट्रेसेस चेंज होंगे, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर पाएंगे इजीली, इसलिए हमने वुड एंड स्टील का एग्जांपल लिया। अदरवाइज कोई से भी दो मटेरियल ज्वाइन हो सकते हैं, कॉपर एंड स्टील हो सकता है, ब्रास एंड स्टील हो सकता है, वुड एंड कॉपर हो सकता है। हमने सिर्फ इसलिए लिए है वुड एंड स्टील ताकि हम वेरिएशन देख सके कि स्ट्रॉन्गर टू वीकर या वीकर टू स्ट्रॉन्गर मटेरियल में जाते हैं तो किस तरीके से स्ट्रेसेस का वेरिएशन आता है। सो नाउ इन दिस केस देयर आर टू मटेरियल्स एंड दिस टू बीम्स आर प्लेस्ड वन ओवर द अनदर एंड देयर इज अ परफेक्ट बॉन्ड। देखिए ये इंटरफेस पे क्या है, देयर इज अ परफेक्ट बॉन्ड। परफेक्ट बॉन्ड है इंटरफेस पे, इसका क्या मतलब है, द स्लिपिंग इज नॉट अलाउड एट द इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है यहाँ पे स्लिपिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। सो दिस बीम इज गोइंग टू बेंड एज अ होल। अगर स्लिपिंग अलाउड होता तो क्या होता, टॉप वाला जो बीम है, टॉप वाला जो मेंबर है वो इंडिपेंडेंट बेंड होता, बॉटम वाला मेंबर इंडिपेंडेंट बेंड होता। बट सिंस देयर इज अ परफेक्ट बॉन्ड तो ये क्या होने वाला है, दिस बीम इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट एज अ होल।
अगर इस बीम का आप डिफ्लेक्टेड शेप देखेंगे, सो दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप, ये आप जो देख रहे हैं दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप, द होल असेंबली इज डिफ्लेक्टिंग एज अ होल, ठीक है, द असेंबली इज डिफ्लेक्टिंग एज अ होल, टॉप दिस इज मेंबर नंबर 1 और यू कैन सी दिस इज वुड एंड दिस इज स्टील, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा असेंबली है वो एज अ होल डिफ्लेक्ट कर रहा है अबाउट अ सिंगल न्यूट्रल एक्सिस, एक सिंगल न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट डिफ्लेक्ट कर रहा है। नाउ इन दिस मेंबर इफ यू सी, तो जो वुड का टॉप वाला फाइबर है उसमें क्या आएगा, कॉम्प्रेशन ऑफ कोर्स, बिकॉज मोमेंट कैसा लग रहा है, सैगिंग मोमेंट लग रहा है। सो वुड के टॉप फाइबर में कॉम्प्रेशन आ रहा है, लेंथ हो जाएगा L माइनस डेल्टा L डैश if the original length is L, so I am assuming that original length is L, so आफ्टर बेंडिंग क्या हो गया, टॉप वाले फाइबर का लेंथ हो गया L माइनस डेल्टा L डैश। अब जो बॉटम वाला जो वुड का फाइबर है डेट इज L माइनस डेल्टा L, ठीक है, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग, मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ ये कि जो न्यूट्रल फाइबर है और जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, स्टील में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट अभी हम अजम्पशन ले रहे हैं, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम न्यूट्रल फाइबर कैलकुलेट करते हैं। सो आई एम अज्यूमिंग कि जो न्यूट्रल फाइबर है वो कहाँ पे आ रहा है, स्टील में आ रहा है। सो क्या होगा, जो वुड का टॉप फाइबर है उसमें भी कॉम्प्रेशन आएगा, वुड के बॉटम फाइबर में भी कॉम्प्रेशन आएगा, स्टील का जो टॉप फाइबर है उसमें भी कॉम्प्रेशन आएगा, बट स्टील के बॉटम फाइबर में क्या आएगा, टेंशन। सो यहाँ पे देखिए जो वुड का टॉप फाइबर है उसमें क्या आ रहा है, कॉम्प्रेशन, वुड का जो बॉटम फाइबर है उसमें भी क्या आ रहा है, कॉम्प्रेशन, एंड देयर इज अ परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन वुड एंड स्टील। तो जितना वुड का बॉटम वाला फाइबर कॉम्प्रेस होगा उतना ही स्टील का टॉप वाला फाइबर कॉम्प्रेस होगा। सो स्टील के टॉप फाइबर की लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस डेल्टा L, एंड स्टील के बॉटम वाले फाइबर में क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है, तो स्टील के बॉटम वाले फाइबर का लेंथ कितना हो जाएगा, L प्लस डेल्टा L। नाउ अब यहाँ पे देखिए वुड के टॉप फाइबर का लेंथ कितना है, L माइनस डेल्टा L डैश, वुड के बॉटम फाइबर का लेंथ कितना है, L माइनस डेल्टा L। दैट मीन्स दोनों, मतलब वुड का टॉप फाइबर भी वुड का बॉटम फाइबर भी, दोनों फाइबर क्या हो रहे हैं, कॉम्प्रेस हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल फाइबर आने का चांस नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा फाइबर नहीं है जिसका की लेंथ ओरिजिनल लेंथ के बराबर है। बट स्टील में देखिए, स्टील का जो टॉप फाइबर है इट इज गेटिंग कॉम्प्रेस, इसका लेंथ कितना है, L माइनस डेल्टा L, और स्टील का जो बॉटम फाइबर है इट इज गेटिंग एक्सपांडेड, इसका लेंथ कितना है, L प्लस डेल्टा L। मतलब स्टील में देयर विल बी वन फाइबर जिसका की लेंथ क्या होगा, L के बराबर होगा। सो इफ यू सी यू विल फाइंड अ फाइबर इन स्टील जिसका की लेंथ किसके बराबर होगा, इक्वल टू दी ओरिजिनल लेंथ दैट इज L, ठीक है। स्टील में आपको एक फाइबर दिखेगा जिसका कि लेंथ ओरिजिनल लेंथ के बराबर होगा, दिस इज नथिंग बट न्यूट्रल फाइबर। दैट मीन्स ये जो होल असेंबली बेंड हुआ है दिस इज बेंडेड बाय अ सिंगल न्यूट्रल एक्सिस, एक न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट बेंड हुआ है। और इस केस में अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर देखोगे तो आपको सिर्फ एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ही मिलेगा फॉर दिस कंप्लीट असेंबली। सो इन दिस केस द असेंबली इज गोइंग टू बेंड बाय अ सिंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर। So this is radius of curvature R. समझ में आया, this whole assembly is going to bend by a single radius of curvature। इसमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको नहीं मिलेंगे, एक ही रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा और आपको एक ही न्यूट्रल फाइबर मिलेगा, एक ही न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। नाउ अब थोड़ा सा आप पीछे जाइए, रिवाइंड करिए और याद करिए जब हमने बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने देखे अजम्पशंस इन बेंडिंग, और अजम्पशंस इन बेंडिंग में मैंने अजम्पशन नंबर 5 देखा था। जो अजम्पशन नंबर 5 था दैट वाज डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द मेंबर, ठीक है, वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ शेप पे डिपेंड कर रहा था। क्या था अजम्पशन नंबर 5, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। सो उस अजम्पशन से हमने क्या देखा था, सो बाय अजम्पशन नंबर 5 स्ट्रेन इज इक्वल टू y बाय आर, एप्सिलॉन इज इक्वल टू y बाय आर, ये हमने देखा था बाय अजम्पशन नंबर 5 that epsilon is equals to y by r. What is epsilon? Epsilon is strain on a fiber which is at a distance of y from neutral axis. So that means अगर आप इस assembly के लिए देखेंगे, इस assembly के लिए if the r is constant तो epsilon किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे डिपेंड कर रहा है। So जैसे जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस से दूर मूव करते जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, epsilon का वैल्यू बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स स्ट्रेन का जो वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू y इज लीनियर, स्ट्रेन इज वेराइंग लीनियरली विथ y, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये जो अजम्पशन है इस अजम्पशन का मटेरियल से कोई लेना देना नहीं है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अजम्पशन नंबर 5 इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द शेप। हमने ये जो अजम्पशन से ये रिजल्ट निकाला था ये हमने
ज्योमेट्री से निकाला था, कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया था. So by assumption number 5, epsilon is equals to y by r. Since in this case r is constant, so epsilon is directly proportional to what? Epsilon is directly proportional to y, where y is the distance of fiber from the neutral axis. मतलब अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा. तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रेन का वेरिएशन देखेंगे, इफ यू सी द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का वेरिएशन कैसा आएगा? स्ट्रेन विल वेराई लीनियरली विथ वाई, वाई के साथ लीनियरली वेराई करेगा. इट्स वैल्यू विल बी 0 एट न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम जहाँ पे कि वाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज सरफेस. सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ व्हाट? दिस इज द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन. सो स्ट्रेन इज वेराइंग लीनियरली with 0 at the neutral axis and maximum value at the surface. ठीक है, this is what? This is strain variation. Now अभी क्या है, इन दिस असेंबली दो अलग अलग मटेरियल है. नाउ दो अलग अलग मटेरियल है तो इन दोनों मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या है? अलग अलग है. सो अगर मैं इस अजम्पशन नंबर 5 में अजम्पशन नंबर 1 भी ऐड करता हूँ, सो इफ वी अप्लाई assumption number 1, क्या था assumption number 1? assumption number 1 था that the material is following Hooke's law. ठीक है, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, होमोजेनस एंड लीनियरली इलास्टिक. उसका मटेरियल क्या है? दैट मटेरियल इज फॉलोइंग. उसका मतलब क्या है? दैट मटेरियल इज फॉलोइंग हुक्स लॉ. सो मटेरियल इज फॉलोइंग हुक्स लॉ मतलब सिग्मा इज इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन. सो अगर आप इस एप्सिलॉन के रिलेशन से सिग्मा का रिलेशन निकालना चाहते हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जहां पर भी आपको स्ट्रेन तो पता चल गया है, आपको सब पॉइंट पे स्ट्रेन पता चल गया है, जिस पॉइंट पे भी आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो उस स्ट्रेन की वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा? ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. किसके ई से? जो मटेरियल में स्ट्रेन आ रहा है उसके ई से. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इन wood. So you can write this is epsilon max wood and this is the value of strain in steel. So you can write this is epsilon max steel. Now if you want to calculate stress का वेरिएशन, अगर आपको स्ट्रेस का वेरिएशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी स्ट्रेन का वेरिएशन आपने कैलकुलेट किया है उसमें जस्ट आपको ई को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज यंग्स मॉडुलस को मल्टीप्लाई करना है. सो अगर आप यहाँ पे ई को मल्टीप्लाई करेंगे टॉप फाइबर ऑफ वुड में, सो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट सिग्मा मैक्स इन वुड. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दिस पोर्शन, वुड के पोर्शन में देखिए, वुड के पोर्शन में स्ट्रेन का वेरिएशन कैसा है? लीनियर. सिर्फ इसी पोर्शन में देखना है आपको. स्ट्रेन का वेरिएशन कैसा है? स्ट्रेन का वेरिएशन इज लीनियर. द वैल्यू ऑफ कैपिटल ई इज कांस्टेंट. वुड के लिए कैपिटल ई कांस्टेंट है, तो स्ट्रेस का वेरिएशन भी कैसा आएगा? स्ट्रेस का वेरिएशन विल आल्सो बी लीनियर. स्ट्रेस का वेरिएशन विल आल्सो बी लीनियर लाइक दिस. समझ में आया? नाउ टॉप में क्या आएगा? टॉप में मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे क्योंकि स्ट्रेन भी मैक्सिमम है. सो दिस इज सिग्मा मैक्स इन वुड. अब देखिए जैसे ही आप वुड से स्टील में एंटर करें तो आप सिर्फ और सिर्फ ये जंक्शन पे देखिए, जंक्शन पे फोकस करिए. नाउ जैसे ही आप वुड से स्टील में एंटर किए तो जंक्शन पे जो स्ट्रेन है दैट इज सेम इन वुड एज वेल एज स्टील. जो जंक्शन में आपको स्ट्रेन दिख रहा है वो स्ट्रेन वुड में भी उतना ही है, स्टील में भी उतना ही है. जस्ट क्या हो रहा है? द वैल्यू ऑफ कैपिटल ई इज गेटिंग चेंज सडनली. कैपिटल ई का वैल्यू क्या हो रहा है? जैसे ही आप वुड से स्टील में जा रहे हो तो कैपिटल ई का वैल्यू सडनली चेंज हो जा रहा है. बढ़ रहा है या कम हो रहा है? ऑब्वियसली स्टील इज स्ट्रॉन्गर तो उसका कैपिटल ई ज्यादा है. सो जैसे ही आप वुड से स्टील में गए तो कैपिटल ई का वैल्यू बढ़ गया. स्ट्रेन सेम है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इज ई इंटू एप्सिलॉन. एप्सिलॉन सेम है, ई का वैल्यू सडनली बढ़ गया तो स्ट्रेस भी क्या होगा? सडनली बढ़ जाएगा. सो जैसे ही आप वुड से स्टील में एंटर करेंगे तो स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस सडनली बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यंग्स मॉडुलस का वैल्यू सडनली बढ़ गया. पहले क्या था? वुड के लिए यंग्स मॉडुलस कम था, अब यंग्स मॉडुलस का वैल्यू सडनली बढ़ गया. अब आप सिर्फ स्टील के पार्ट को फोकस करिए, अब सिर्फ स्टील के पार्ट को. नाउ स्टील के पार्ट में देखिए जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन इज वेराइंग लीनियरली. स्ट्रेन लीनियरली वेराई कर रहा है और द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज कांस्टेंट. दैट मीन्स स्ट्रेस कैसा वेराई करेगा? स्ट्रेस विल ऑल्सो वेराई linearly. So in the steel part stress will also vary linearly like this. This is the value of what? This is the value of sigma max in steel.
नाउ जो सिग्मा मैक्स स्टील में है वो डिपेंड करेगा स्टील के डेप्थ पे कि कितना डेप्थ है, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आ रहा है, इस सरफेस इंटरफेस पे भी आ सकता है या यहाँ पे भी आ सकता है मैक्सिमम स्ट्रेस, वो डिपेंड करेगा, वो अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से आ रहा है। बट अभी आप अज्यूम करिए कि मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस आ रहा है बॉटम मोस्ट फाइबर पे। तो यहाँ से कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, यहाँ से कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि जैसे आप एक वीकर मटेरियल से एक स्ट्रॉन्गर मटेरियल में एंटर कर रहे हो, एक वीकर मटेरियल से स्ट्रॉन्गर मटेरियल में एंटर करोगे तो वैसे ही क्या होगा, स्ट्रेसेस सडनली इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा रहेगा, स्ट्रेस विल वेराई लीनियरली फ्रॉम जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस टू मैक्सिमम एट द सरफेस। बट जैसे ही आप एक वीकर मटेरियल से स्ट्रॉन्गर मटेरियल में जाओगे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस सडनली इंक्रीज हो जाएंगे। या आप उल्टा बोल सकते हो, एक स्ट्रॉन्गर मटेरियल से एक वीकर मटेरियल में जाओगे तो स्ट्रेसेस क्या होंगे, सडनली रिड्यूस हो जाएंगे। नाउ इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो आपका वेरिएशन आ रहा है, दिस वेरिएशन इन वुड, ये वेरिएशन कैसा होगा कि अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो इट विल गो टू जीरो है। ठीक है, ये जीरो से इनिशिएट होगा, इस तरीके का इसका वेरिएशन आएगा। यू कैन सी इसको अगर आप कंटिन्यू करोगे, एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो ये न्यूट्रल एक्सिस पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन स्टील एट जंक्शन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन वुड एट जंक्शन। ठीक है, सो जंक्शन पे वुड में कितना स्ट्रेस आ रहा है, दैट इज सिग्मा डब्ल्यू जंक्शन, एंड इस जंक्शन पे स्टील में कितना स्ट्रेस आ रहा है, दैट इज सिग्मा एस जंक्शन। नाउ अगर मैं ये जंक्शन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट जंक्शन, तो जंक्शन पे क्या है, जंक्शन पे स्ट्रेन सेम है बोथ द मटेरियल्स में। सो इफ आई टॉक अबाउट एट जंक्शन, स्ट्रेन इन स्टील एट जंक्शन, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेन इन वुड एट जंक्शन। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन का वेरिएशन जो है वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, स्ट्रेन का वेरिएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ शेप पे डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज एप्सिलॉन जंक्शन विच इज इक्वल इन बोथ द मटेरियल, स्टील में भी उतना ही है एंड वुड में भी उतना ही है। नाउ कैन आई राइट दिस एज strain in steel at junction is equals to strain in wood at junction? Can I write it as strain is equals to stress upon E? So this is stress in steel at junction upon E of steel. This is equals to stress in wood at junction upon E of wood. लिख सकते। So from here I can write stress in steel at junction upon stress in wood at junction. This is equals to ES upon EW. Now this is one of the important conclusion from this theory. ठीक है, that is stress in steel at junction upon stress in wood at junction. This is equals to ES upon EW. Now what is this ES upon EW? This ES upon EW is called as ES upon EW. This is called as M, where M is equals to what? M is modular ratio, and the value of this modular ratio is generally greater than 1. क्या है? Stress in steel upon stress in wood, this is equals to ratio of their Young's modulus of elasticity, and the ratio of Young's modulus of elasticity इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मॉड्यूलर रेशो, एंड जनरली जो मॉड्यूलर रेशो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, दैट मीन्स मॉड्यूलर रेशो इज द रेशो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल टू अ वीकर मटेरियल। ठीक है, सो stress in steel at junction, or you can say ratio of stress at the junction, this is equals to what? This is equals to modular ratio, and modular ratio is generally greater than 1. तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मॉड्यूलर रेशो की वैल्यू दे देगा, जंक्शन पे किसी एक मटेरियल में स्ट्रेस दे देगा और दूसरे मटेरियल में आपसे स्ट्रेस पूछेगा। So this is the value of stress in steel at junction upon stress in wood at junction. नाउ ये तो बात हो गई स्ट्रेस एट जंक्शन, जंक्शन पे स्ट्रेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील और मैक्सिमम स्ट्रेस इन वुड, अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो तो इस स्ट्रक्चर के लिए ये डायरेक्टली कैलकुलेट करना इज डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट है ये चीज़ डायरेक्टली कैलकुलेट करना? क्योंकि आप डायरेक्टली न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन नहीं बता सकते। देखिए इसके पहले वाले केस में क्या था, जब हमने दो मेंबर्स को फ्रीली एक दूसरे के ऊपर रख दिया था विदाउट एनी बॉन्ड, तो वो इंडिपेंडेंटली बेंड हो रहे थे अबाउट देयर ओन न्यूट्रल एक्सिस। और हमें पता है इन द केस ऑफ होमोजेनस स्ट्रक्चर, होमोजेनस मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू
प्योर बेंडिंग उसमें न्यूट्रल एक्सिस कहाँ से पास होता है, न्यूट्रल एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंट्रॉइड। बट हियर इन दिस केस, अगर इस केस की बात करो तो दिस इज नॉट अ होमोजीनस मेंबर, ये एक होमोजीनस मेंबर नहीं है। सो इन दिस केस आप ये जो न्यूट्रल फाइबर है या जो न्यूट्रल एक्सिस है, इसका लोकेशन डायरेक्टली बता पाना इज डिफिकल्ट। आप डायरेक्टली इसका लोकेशन नहीं बता सकते। आप डायरेक्टली इसका लोकेशन नहीं बता सकते तो आप डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस बता नहीं सकते, तो आप y नहीं बता सकते। दैट मीन्स आप ये सिग्मा मैक्स का वैल्यू डायरेक्टली नहीं बता सकते। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एक नॉन होमोजिनस अगर बीम है विच इज सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग, उसका हम किस तरीके से न्यूट्रल एक्सिस का लोकेशन कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया। इसके पहले वाले केस में हम न्यूट्रल एक्सिस का लोकेशन इजीली बता पा रहे थे, इसलिए हम इजीली वहाँ पे वाई मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके सिग्मा मैक्स हम बता दे रहे थे। बट यहाँ पे जो है न्यूट्रल एक्सिस का लोकेशन बता पाना इज नॉट इजी, क्योंकि दिस इज नॉट अ होमोजीनस मटेरियल, ये होमोजीनस मटेरियल नहीं है, दिस इज अ नॉन होमोजीनस मटेरियल। तो इसके लिए न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रॉइड से पास नहीं करेगा, ठीक है। सो वी हैव टू लर्न कि किस तरीके से इस नॉन होमोजीनस मटेरियल का हम न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। सो प्लीज राइट डाउन अ नोट बिलो दिस, इफ बोथ द बीम्स आर कनेक्टेड रिजिडली देन ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट बोथ द बीम्स विल बेंड अबाउट अ कॉमन न्यूट्रल एक्सिस। In such case, there will be only one neutral axis which will pass through the centroid of equivalent homogeneous cross section of equivalent homogeneous cross section. Now देखिए in this case क्या बोल रहा है ये कि if two members or two materials are placed one over the each other with a perfect bond in between them, तो उसमें क्या होता है, जो bending होता है the assembly will bend as a whole about अ सिंगल न्यूट्रल एक्सिस, और उस केस में सिर्फ एक ही न्यूट्रल एक्सिस होता है। एंड उसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ से पास होता है, वो पास होता है सेंट्रॉइड ऑफ इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन। अब ये इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन देखिए दिस इज मेड अप ऑफ टू मटेरियल। अगर आप इसका इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस या तो वुड को रिप्लेस कर दीजिए स्टील से, या तो स्टील को रिप्लेस कर दीजिए वुड से। दैट मीन्स पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन को आप एक सिंगल मटेरियल से बना दीजिए, ठीक है। वुड को रिप्लेस करना है या तो स्टील से, या तो स्टील को रिप्लेस करना है वुड से। दैट मीन्स आप पूरे क्रॉस सेक्शन को एक होमोजेनस मटेरियल से बना दीजिए। अगर आपने इस क्रॉस सेक्शन को एक इक्विवेलेंट होमोजेनस मटेरियल के क्रॉस सेक्शन से रिप्लेस कर दिया सच दैट जितना ये मोमेंट बियर कर रहा था उतना ही मोमेंट इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन बियर करेगा, देन उस क्रॉस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन। अभी हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन कैसे बनाते हैं। सो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज इक्विवेलेंट होमोजेनस क्रॉस सेक्शन फॉर कॉम्पोजिट बीम्स। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट होमोजेनस क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। नाउ इक्विवेलेंट होमोजेनस क्रॉस सेक्शन बनाने के देयर आर टू कंडीशंस। क्या कंडीशन होता है, सबसे बेसिक तो आपको पता ही है कि इट शुड बी मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल। सो अगर आपका कॉम्पोजिट बीम दो मटेरियल से मिलके बना है तो आप किसी भी एक मटेरियल में इक्विवेलेंट होमोजेनस क्रॉस सेक्शन बना सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो मोमेंट बियर कर रहा है आपका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन उतना ही मोमेंट बियर करेगा कौन, इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन। जितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन का था उतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन का होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है कि डेप्थ को हम चेंज नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन का डेप्थ था उतना ही डेप्थ रखेंगे हम इक्विवेलेंट होमोजेनस क्रॉस सेक्शन का। डेप्थ को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ किसको चेंज करेंगे, विड्थ को चेंज करेंगे। सो क्या दो कंडीशन है इक्विवेलेंट होमोजेनस क्रॉस सेक्शन बनाने की, जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा इक्विवेलेंट होमोजेनस क्रॉस सेक्शन का। सेकेंड कंडीशन इज डेप्थ को हम चेंज नहीं करेंगे, किसको चेंज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विड्थ को चेंज करेंगे। सो इफ आई ड्रॉ इक्विवेलेंट होमोजेनस क्रॉस सेक्शन, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, अगर मैं स्टील और वुड का सेम एग्जांपल लेता हूँ, सपोज दिस इज द गिवन क्रॉस सेक्शन, दिस इज द गिवन कॉम्पोजिट क्रॉस सेक्शन। ऊपर में क्या है, स्टील है, नीचे वुड है। अगर इसके डायमेंशंस देखूँ मैं, सो सपोज the depth of steel portion is d1 and that of wood portion is d2। width कितना है इसका, width दोनों का ही सेम है, that is b। नाउ अगर इस स्ट्रक्चर के लिए, इस क्रॉस सेक्शन के लिए मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन बनाना है, तो इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन जो होगा
दैट वुड बी मेड अप ऑफ आइदर स्टील और वुड। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले स्टील में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, फिर वुड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो सबसे पहले अगर मैं इस पूरे क्रॉस सेक्शन को सिर्फ और सिर्फ स्टील में कन्वर्ट करूंगा तो स्टील का पोर्शन तो एज इट इज आएगा, स्टील के पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो तो पहले से स्टील का बना है। सो दिस स्टील पोर्शन विल बी एज इट इज। इसका डेप्थ कितना है d1 एंड इसका विड्थ कितना है, विड्थ इज b। सो स्टील आ गया एज इट इज। नाउ इस वुड के क्रॉस सेक्शन को हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट इसके करस्पॉन्डिंग हमको स्टील लगाना है। सो हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि इस क्रॉस सेक्शन का जो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सपोज इस क्रॉस सेक्शन का मैं टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अज्यूम कर रहा हूँ MOR, इसका टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज MOR विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर स्टील प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर वुड। ठीक है, दिस इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। अब इस क्रॉस सेक्शन को जब मैं टोटल स्टील में कन्वर्ट कर दूंगा तो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट वुड बी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन, दिस इज इक्वल टू MOR, स्टील तो सेम टू सेम है तो उतना तो वही रहेगा, प्लस MOR AC स्टील इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट स्टील मैं लगाऊंगा उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR AC होना चाहिए। सो फ्रॉम हियर कैन आई राइट MOR of the original cross section should be equals to MOR of equivalent homogeneous cross section. So that is MOR of steel plus MOR of wood. This is equals to MOR of steel plus MOR of steel equivalent. So यहाँ से MOR steel cancel हो जाएगा। You will get moment of resistance for wood. This is equals to moment of resistance for steel equivalent. सो दैट मीन्स जो वुड का जितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा था उसके इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला आपको क्या लगाना है, स्टील लगाना है। अब देखिए अगर वुड का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें पता है, इट इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू जेड, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो सिग्मा वाई फॉर वुड इंटू जेड ऑफ वुड, दिस इज इक्वल टू सिग्मा वाई ऑफ स्टील इंटू जेड एस इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट नया हम क्रॉस सेक्शन लगाएंगे वुड को रिप्लेस करके स्टील का। सो नाउ सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट सिग्मा वाई ऑफ स्टील अपॉन सिग्मा वाई ऑफ डब्ल्यू, दिस इज इक्वल्स टू जेड डब्ल्यू अपॉन जेड AC। सो देखिए व्हाट इज सिग्मा वाई ऑफ स्टील अपॉन सिग्मा वाई ऑफ डब्ल्यू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, दिस इज स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर वुड। स्ट्रेन तो दोनों मटेरियल में सेम आएगा, जब आप इस वुड को रिप्लेस करोगे स्टील से तो जितना स्ट्रेन वुड में आ रहा था उतना ही स्ट्रेन स्टील में आएगा, क्योंकि स्ट्रेन अभी आपने देखा दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जब हम बेंडिंग का केस देखे थे उसमें स्ट्रेन का जो वेरिएशन आ रहा था दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वो किसका प्रॉपर्टी था, बाय अजम्पशन नंबर 5 इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन। सो जितना स्ट्रेन स्टील में आएगा उतना ही स्ट्रेन किस में आएगा, वुड में आएगा। सो दिस बिकम्स यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील अपॉन यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर वुड, दिस इज इक्वल टू ZW अपॉन ZAC। नाउ अभी हमने देखा कि ये यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशो इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर रेशो M। सो दिस इज इक्वल टू ZW अपॉन ZAC। सो फ्रॉम हियर कैन आई राइट ZAC, दिस इज इक्वल टू ZW बाय M। नाउ अभी जो वुड लगा है उसका Z, उसका सेक्शन मॉड्यूलस कितना है, अभी जो वुड लगा है उसका सेक्शन मॉड्यूलस बताइए, दिस विल बी B इंटू D2 का स्क्वायर बाय 6। सो दिस इज इक्वल टू B इंटू D2 का स्क्वायर बाय 6 इंटू 1 बाय M। और जो इसके इक्विवेलेंट में आप स्टील लगाओगे, उसका डेप्थ तो सेम ही रहेगा, सिर्फ विड्थ ही चेंज होगा। सो आई एम राइटिंग इट एज B डैश इंटू D2 का स्क्वायर बाय 6। सो D2 स्क्वायर बाय 6 D2 बाय स्क्वायर बाय 6 कैंसिल हो गया, यू विल गेट B डैश इज इक्वल टू B बाय M। ठीक है, दैट मीन जो स्टील का विड्थ है दैट इज इक्वल टू जो वुड का विड्थ था अपॉन M। सो यहाँ पे देखिए स्टील का जो विड्थ आएगा यहाँ पे इट इज इक्वल टू वुड का जो विड्थ था अपॉन M। सो दिस विल बी लाइक दिस, ये कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ स्टील, दिस इज वुड का जो भी विड्थ था अपॉन M दैट इज B बाय M। समझ में आया। सो ये जो आपका कॉम्पोजिट क्रॉस सेक्शन था इसका इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन ये आ गया। ठीक है,
कॉम्पोजिट क्रॉस सेक्शन का ये इक्विवेलेंट क्रॉस सेक्शन आ गया। नाउ अगर आप इसको इक्विवेलेंट वुडन क्रॉस सेक्शन में बनाते, इक्विवेलेंट वुडन क्रॉस सेक्शन में बनाते तो वुड तो एज इट इज रहता, वुड विल बी एज इट इज, ठीक है। कितना डेप्थ होता वुड का, दैट इज D2। कितना विड्थ होता वुड का, दैट वुड बी B। नाउ जब आप यहाँ पे स्टील को रिप्लेस करके वुड लगाते, जब स्टील को रिप्लेस करके वुड लगाते तो आपको वुड का मटेरियल ज़्यादा लगाना पड़ेगा या कम? देखिए वुड इज अ वीकर मटेरियल, स्टील इज अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल। जब भी आप स्ट्रॉन्ग मटेरियल को रिप्लेस करके वीक मटेरियल लगा के इक्विवेलेंट सेक्शन बनाओगे तो आपको वीक मटेरियल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे वुड का जो सेक्शन आएगा वो ज़्यादा आएगा। दिस इज जस्ट अ ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो वुड आएगा दैट वुड बी मोर एज कंपेयर टू स्टील। सो दिस इज नथिंग बट वुड। इसका जो विड्थ है वो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू M टाइम्स B। तो यहाँ से आप देखिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है, जब आप एक कॉम्पोजिट सेक्शन को चेंज करोगे इनटू एन इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन तो जो डेप्थ है वो तो सेम ही रहेगी। देखिए पहले भी D1 था अभी भी D1 है, ये पहले भी D2 था अभी भी D2 है। सिमिलरली आप वुड के केस में भी देखोगे तो ये पहले भी D1 था अभी भी D1 है, ठीक है। तो डेप्थ तो सेम ही रहेगी, डेप्थ चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगा, विड्थ चेंज होगा। सो अगर आप एक वीकर मटेरियल को रिप्लेस करोगे विद ए स्ट्रॉन्गर मटेरियल तो विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, इट इज B/M। अगर आप स्ट्रॉन्गर मटेरियल की जगह वीकर मटेरियल लगाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा, विड्थ बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, M टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ में आया? सो अगर आप वीकर मटेरियल की जगह पे स्ट्रॉन्गर मटेरियल लगाओगे तो विड्थ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, M टाइम्स कम हो जाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्गर मटेरियल की जगह पे वीकर मटेरियल लगाओगे तो विड्थ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, M टाइम्स बढ़ जाएगा। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। ये सारा जो अभी हमने देखा है दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन बनाओगे फॉर अ कॉम्पोजिट सेक्शन तो अगर आप स्ट्रॉन्गर मटेरियल लगा रहे हैं, वीक को हटा के स्ट्रॉन्ग लगा रहे हैं तो विड्थ कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, M टाइम्स कम हो जाएगी। आप स्ट्रॉन्ग को हटा के वीक लगा रहे हो तो विड्थ बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, M टाइम्स बढ़ जाएगी। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। सो प्लीज राइट डाउन अ नोट बिलो दिस, एन इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन इज दैट सेक्शन which is made up of either of one material having same moment of resistance as that of actual cross section, ठीक है। तो जितना एक्चुअल क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसका होगा, इक्विवेलेंट होमोजेनस सेक्शन का होगा। सेकेंड नोट लिखे इसमें, while converting the actual cross section into homogeneous cross section the depth is kept as अनचेंज्ड, ठीक है। सो जब आप कन्वर्ट करोगे एक्चुअल क्रॉस सेक्शन को इनटू होमोजेनस तो डेप्थ को क्या रखोगे, आप अनचेंज्ड रखोगे।